Prashant from Asianet News. Sir, here. Prashant from Asianet News. As you know, after Rahul Gandhi's press conference, there are many issues coming up from different states, including states like Kerala. Will you initiate an inquiry into all these allegations which are coming from different states? Next, 5 questions. 22. Sir. Please. Yeah. Please. Yeah. Go ahead. Yeah. Sir, Aishwarya Paliwal from Aaj Tak and India Today. Sir, 2 questions. First, sir, a lot of political parties have asked certain questions, but do you think all those questions are actually pointing towards the need for SIR? So, second question is what arrangements you have made for the vulnerable groups? Because a lot of people are asking senior citizens, migrants, marginalized. So, if you can focus on that, sir. Okay. 163. Sir, Shriparna from the Hindu newspaper. Sir, during door-to-door survey and enumeration, how many Nepali, Bangladeshi and Myanmarese nationals were found by BLOs? Does the Election Commission have any figures? 80. I'm coming, sir. We have enough time, sir. 80. Ganesh Kumar ji, how are you? I think you are well. This is Sandeep Shornokar from Bardhaman newspaper. It's a West Bengal, one of the largest newspaper. मेरा क्वेश्चन ये है कि बिहार के बाद बंगाल में कब SIR शुरू हो रहा है? 164. सर नीरज हूँ न्यूज 18 इंडिया से, नेटवर्क 18 से। हमारा सवाल है कि स्पेशल समरी रिवीजन सालाना तौर पे होता है हर साल, तो SIR की ज़रूरत आपको कौन सा मतदाता सूची दोनों प्रक्रिया से अलग मिलेगा, हम ये जानना चाह रहे हैं। और एक सप्लीमेंट्री सवाल है इसी के साथ कि आपने कहा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नेता भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है, राहुल गांधी की मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा है क्यों उन्हीं से शपथ पत्र सिर्फ मांगा जा रहा है, दूसरे लोग, दूसरी पार्टी के लोग जो सवाल कर रहे हैं उनसे क्यों नहीं? तो इन 5 सवालों को पहले ले लेते हैं। हमारे सारे मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं देश के मतदाताओं को ये बतलाना चाहता हूं कि जब भी मतदाता सूची का रिवीजन होता है तो उसकी प्रक्रिया वही होती है जो मैंने आपको अभी शुरू में बताई। अर्थात सबसे पहले बूथ लेवल ऑफिसर्स और BLAs, राजनीतिक दलों के BLAs मिलकर एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं और उसके बाद सभी राजनीतिक दलों को और उसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के मतदाताओं को ये अधिकार होता है कि वो उसमें त्रुटियां सुधारने के लिए आवेदन कर सके। आवेदन 3 तरह के हो सकते हैं, या तो किसी का नाम छूट गया हो तो फॉर्म 6 होता है, या किसी का नाम गलत जुड़ गया हो या किसी और को जुड़वाना हो तो फॉर्म 7 होता है, और या कई बार उसमें विवरण गलत हो जाए, आपकी नाम की स्पेलिंग गलत हो जाए, फोटो गलत हो जाए, एड्रेस गलत हो जाए तो फॉर्म 8 होता है। तो ये क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का जो पीरियड होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसमें सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी और मतदाताओं की भागीदारी भी आवश्यक होती है। जब ये सारे क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं तो उसके बाद जो उस इलाके का SDM होता है, जिसको कई जगहों पर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर भी बोलते हैं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट का एक अधिकारी होता है, वो उस पर एक निर्णय लेता है और निर्णय करने के बाद एक अंतिम सूची का प्रकाशन करता है। ये प्रक्रिया में आपके माध्यम से सभी मतदाताओं को बताना चाहता हूं, जिससे कि उन्हें भी सनद रहे कि पूरी प्रक्रिया होती क्या है।
तो एक बार जब एसडीएम की तरफ से अंतिम सूची प्रकाशित कर दी जाती है, और याद रहे कि प्रारूप अर्थात ड्राफ्ट सूची भी पॉलिटिकल पार्टी से शेयर की जाती है और अंतिम सूची भी पॉलिटिकल पार्टी से शेयर की जाती है, और आजकल चूंकि तकनीकी का जमाना है तो वेबसाइट पर भी इलेक्शन कमीशन की अवेलेबल होती है। इसके बाद भी अगर कोई भी त्रुटि रह जाए तो उस जिले के डीएम के पास एक अपील होती है, और अगर डीएम से भी उस त्रुटि का समाधान न निकले तो उसके ऊपर उस प्रदेश के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास एक अपील होती है। जो अंतिम सूची प्रकाशित हो जाती है उसके ऊपर हो जाते हैं चुनाव। जब चुनाव होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करती हैं और उन कैंडिडेट्स को यह सूची एक बार फिर दे दी जाती है कि इस सूची के ऊपर मतदान होगा, और यह सूची मतदान केंद्रवार दी जाती। इस प्रक्रिया के बाद जब चुनावी मतदान होता है तो मतदान केंद्र के अंदर हर प्रत्याशी को यह अधिकार होता है कि वो पोलिंग एजेंट्स को नामित करे, और वही सूची पोलिंग एजेंट्स के पास भी होती है। तो उदाहरण के तौर पर जब हमारा कोई मतदाता जब मतदान करने जाता है तो पोलिंग एजेंट्स देखते हैं, और अगर कोई गलत व्यक्ति जा रहा है या कोई 2 बार जा रहा है तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के बाद मतगणना होती है, और मतगणना के बाद रिटर्निंग ऑफिसर रिजल्ट्स डिक्लेयर कर देते हैं। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड कंस्ट्रक्ट है। संविधान के अनुसार ये पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, लेकिन लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत चुनाव आयोग तो एक छोटा सा 800 लोगों का एक समूह है, तो लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, हर जिले का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिसको डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर भी कहा जाता है, हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो कि एसडीएम भी होता है, बूथ लेवल ऑफिसर्स, ये सभी के सभी सिर्फ इसी काम के लिए चुनाव आयोग के पास डेपुटेशन पर भी रहते हैं, सिर्फ मतदाता सूची और मतदान कराने के लिए। तो जब रिटर्निंग ऑफिसर रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है, उसके बाद भी कानून में प्राविधान है कि आप 45 डेज के अंदर आप उच्च न्यायालय जाकर एक चुनावी याचिका दायर कर सकते हैं और चुनाव को चैलेंज कर सकते हैं। जब यह प्रक्रिया 45 दिन समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद इस तरह के निराधार और आरोप लगाना, चाहे वो केरल हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो बिहार हो, जब 45 दिन चुनाव के बाद पूर्ण हो चुके हैं और किसी भी दल को, किसी भी कैंडिडेट को कोई भी गलती नजर नहीं आई, तो आज इतने दिनों के बाद इस तरह के निराधार आरोप लगाना, उनका उद्देश्य क्या है, ये सारे मतदाता और देश की जनता पूरा समझती है। जहां तक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जरूरत क्यों पड़ी, और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में और नॉर्मल जो रिवीजन हर साल होता है, दोनों में क्या फर्क है, ये बहुत अहम सवाल है। पिछले 20 सालों में हर साल रिवीजन होता रहा, और जो एनुअल रिवीजन होता है उसमें साधारण तौर से एब्सेंटी, शिफ्टेड और एक जिसे कहते हैं कि एक रैंडम तरीके से उसका रिवीजन कर लिया जाता है। ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും 24 വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.